जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम कवर करेंगे हिंदी के क्लास 12th के लिए पूरा ग्रामर। ठीक है ना। अगर आप पूरा ग्रामर कंप्लीट कर देते हो, क्योंकि आपका जो 16 फरवरी को एग्ज़ाम है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप ये याद करके जाते हो तो आपके लिए बहुत ही क्या है, बहुत अच्छा रहेगा। और आपके लिए इम्पोर्टेंट इसमें जो पत्र है, लेखन है ना, और अलंकार के बारे में सभी टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। ठीक है ना। देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला टॉपिक उठाया मैंने, क्या उठाया? पहला टॉपिक आपसे पत्र पूछा जाएगा। ठीक है ना। और किस पर बनाया है मैंने? तो गंदगी और सड़कों की समस्या संबंध हेतु। ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर इसे आप याद कर ले तो आपके लिए 6 अंक पूरे हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, कैसे लिखना है। देखिए पहले लिखोगे सेवा में। ठीक है ना। सेवा में आदिवासी अधिकारी, यार क्या लिखोगे? आदिवासी अधिकारी। ठीक है ना। राइटिंग बहुत ख़राब है बट कोई बात नहीं है ना। तो नगर पालिका, फिर लिखोगे आदिवासी अधिकारी, फिर नीचे लिखोगे नगर पालिका बदायूं। जिस शहर में आप रहते हो उसका नाम लिख दोगे, है ना। जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है ना। अब विषय क्या है दोस्तों? मोहल्ले की गंदगी को दूर करने हेतु। ठीक है ना, यहाँ तक। फिर क्या लिखोगे? देखिए फिर क्या लिखोगे? महोदय लिखोगे यहाँ पर, है ना। मैं आपका, अब लिखोगे मैं आपका ध्यान अपने शहर में व्याप्त गंदगी और दुर्दशा की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। ठीक है ना, यहाँ तक, है ना। आकर्षित करना चाहूँगा या खींचना चाहूँगा। ठीक है ना, कुछ भी लिख सकते हो आप। अब देखिए, जिस स्थान पर नालियाँ बनाई गई हैं वहाँ पर उनकी सफाई के लिए कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की गई है। ठीक है ना। फिर क्या लिखोगे? यहाँ आ गया। फिर लिखोगे और नालियाँ जगह जगह पर टूटी हुई हैं, इस कारण पानी हर जगह सड़ता रहता है। ठीक है ना। इतना लिख के फिर आप यहाँ लिखोगे, फिर ऐसे लिखोगे, अतः आपसे निवेदन है कि इस दुर्दशा को देखते हुए नेक्स्ट देखते हैं, शहर की सड़कों की मरम्मत और गंदे नाले और गंदे पानी की निकास के लिए उचित व्यवस्था करें। और नीचे लिख दोगे थैंक यू सर। तो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक और शेयर कर देना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। देखिए दोस्तों, आपको ये 6 अंक दे के जाएगा। ठीक है ना, याद कर लेना दोस्तों। अगर आप मेरी बात मानते हो तो आप बहुत अच्छा कर जाओगे। ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं दोस्तों। अब देखते हैं हम अलंकार। ठीक है ना। अनुप्रास अलंकार। देखिए अलंकार, देखिए अलंकार से दोस्तों आपके 6 नंबर के छंद अलंकार, है ना, इनसे क्या आएंगे? आपके 2-2 अंक आएंगे, है ना। 6 अंक प्राप्त करोगे। तो इनको भी देखते हैं हम, जल्दी जल्दी देखते हैं। देखिए अनुप्रास अलंकार मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप जरूर याद कर लेना। देखिए अनुप्रास अलंकार क्या होता है, देखो मैं बताऊँ। जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, जहाँ एक वर्ण बार बार आए, ऐसे लिख देना। जहाँ एक वर्ण बार बार आए तो दोस्तों वहाँ पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए आप उसको भी लिख सकते हैं, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुत छाए, है ना। अगर आपको कठिन लगता है तो इसे लिख देना, रघुपति राजा राघव राम। एक वर्ण क्या रहा, बारंबार आ रही है ना, बारंबार आ रहा है, तो ऐसे याद कर लेना। यमक देखते हैं। देखिए यमक का अर्थ होता है दोस्तों युग्म या जोड़ा। ठीक है ना। यमक का अर्थ क्या होता है? युग्म या जोड़ा होता है। ये भी 2020 में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। देखिए यमक अलंकार क्या होता है दोस्तों, मैं बताता हूँ, इसमें आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे जहाँ पर क्या हो दोस्तों, एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए किंतु उसका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, तो यहाँ पर क्या होता है? अलंकार क्या कौन सा होता है? तो दोस्तों याद कर लेना, यमक अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। ठीक है ना। अब उदाहरण कौन सा लिखोगे दोस्तों? आपको उदाहरण याद कर लेना, कौन सा लिखोगे उदाहरण? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं उदाहरण कौन सा लिखूँ, है ना। ये आपको कठिन लगेगा, तो याद कर लेना दोस्तों। आप कैसा लिखोगे उदाहरण? काली घटा का घमंड लिखा, वो घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, ऐसे उदाहरण एक है ना, काली घटा का घमंड घटा। तो उसे याद कर लेना। ठीक है ना। आप श्लेष अलंकार देखते हैं दोस्तों। श्लेष अलंकार क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए? श्लेष अलंकार दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे करें। अब देखिए श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, जहाँ एक शब्द क्या हो, एक शब्द आए, है ना, और एक ही शब्द के क्या अनेक अर्थ हो, जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ हो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों? श्लेष अलंकार होता है। देखिए यहाँ पर कठिन है श्लेष अलंकार, है ना। तो मैं बताता हूँ, चरण धरत चिंता करत चितवत चारी और सुवरन को खोजत फिर करम, गलत हो गया ऐसे चरण धरत चिंता करत चितवत चारी और सुवरन को खोजत फिरत कवि ब्रह्मचारी चोर। मैंने अपना बनाया ये, है ना, तो इसे कर लेना याद। ठीक है ना। या आप वो वाला लिख देना, एक उदाहरण है, हाँ वो वाला,
रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, है ना। तो एक वो वाला लिख सकते हो आप, तो आपको अच्छा लगे वो वाला लिख देना, ठीक है ना। अब देखिए उपमा अलंकार भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उपमा अलंकार दोस्तों, उपमा उपमा दोस्तों जहाँ पर क्या हो, एक वस्तु की तुलना किसी अन्य वस्तु से की जाए तो वहाँ पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। मैं बता रहा हूँ ऐसे, है ना, ऐसे ही लिख देना। देखिए अब इसमें क्या आपको ये उदाहरण है नहीं, तो उदाहरण क्या है, आपको कठिन लग रहा है तो आप लिख देना पीपत पास सरसमन डोला, है ना, उससे कर लेना याद, है ना। अब देखिए उत्प्रेक्षा आप इसे भी कर सकते हो। देखिए रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय उपमान में भेद रहित आरोप पाया गया हो, हाँ, तो वहाँ पर कौन सा होता है, रूपक अलंकार होता है। जैसे क्या होता है, आपको उदाहरण इस पर भी याद कर लेना, ठीक है ना, रूपक अलंकार पर, है ना, रूपक अलंकार पर उदाहरण आप ऐसे याद कर सकते हो। एक उदाहरण है इसका, क्या है, अंबर पनघट में डूब रही तारा घाट ऊष्मा नगरी, ऐसे याद हो जाएगा ना, अंबर पनघट में डूब रही तारा घाट ऊष्मा नगरी, इसे याद कर लेना, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम बात करने वाले हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की। उत्प्रेक्षा अलंकार दोस्तों, उत्प्रेक्षा अलंकार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जहाँ उपमेय उपमान में क्या हो, संभावना की जाए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब देखिए इसका उदाहरण क्या, उस काल के मारे तनु उसका कांपने लगा, मानो उस बेग से सोता हुआ सागर जगा, ऐसे याद कर लेना। ये मेरा वाला उदाहरण, उस काल के मारे तनु उसका कांपने लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगह, है ना। तो इसमें हार्ड है, तो ये याद कर लेना। अब देखिए छंद देखते हैं। छंद देखिए दोस्तों, मैं दो बताऊंगा, एक चौपाई याद कर लेना, एक दोहा कर लेना। अब देखिए दोहा और चौपाई कैसे लिखोगे, तो चौपाई का एक सम्मात्री छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चौपाई याद कर लेना, ठीक है ना, इसको, है ना। अब आप उदाहरण तो आपको पता है, चौपाई पर याद कर लेना, ठीक है ना। दोहा दोस्तों, दोहा देखिए दोस्तों, दोहा बताऊंगा, दोहा में क्या होता है, दोहा एक अर्ध सम्मात्री छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं दोस्तों। प्रत्येक चरण में क्या होते हैं, जो इसके पहले और तीसरे चरण में क्या होती हैं दोस्तों, 13-13 मात्रा होती हैं, ठीक है ना, और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं, ठीक है, इसे याद कर लेना दोस्तों। और उदाहरण देख लेना अपने आप सर, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों श्रृंगार रस याद कर लेना, है ना। श्रृंगार रस क्या होता है दोस्तों, आप देखिए इसमें तो परिभाषा आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या हो, जब नायक नायिका का मिलन होता है, नायक और नायिका का मिलन होता है तो वहाँ पर कौन सा श्रृंगार रस होता है। जब हीरो हीरोइन मिलते हैं तो वहाँ क्या होता है, श्रृंगार रस होता है, ऐसे याद कर लेना ना। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, इसका स्थायी भाव क्या होता है, रीति होता है। जब विभाव अनुभाव संचारी भाव संयोग होते हैं या मिलन होता है तो वहाँ पर रीति नामक स्थायी भाव रस रूप परिणत होता है तो वहाँ पर श्रृंगार रस होता है, ठीक है ना, इसे याद कर लेना। अब इसका उदाहरण है, मेरे ऊपर है मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरे न कोई जाके सिर पर मोर मुकुट, मेरा पति सोई, इसे याद कर लेना, ठीक है ना। वीर रस देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीर रस देखते हैं। वीर रस दोस्तों, ये रहा वीर रस। देखिए दोस्तों ये वीर रस क्या है, वीर रस दोस्तों इसका भाव क्या होता है, कभी हम क्या करते हैं, कभी युद्ध अथवा लड़ाई को देखते हैं, जो हमारी उत्साह जागृत होती है तो वहाँ पर वीर रस जागृत होता है, तो ऐसे लिखना है ना किताब की भाषा में। इसका स्थायी भाव उत्साह है, और जब अनुभाव भाव संचारी भाव मिलकर संयोग होता है तो कौन सा रस होता है ना, कौन सा रस होता है, वीर रस होता है। उदाहरण क्या लिखोगे दोस्तों, माँ मुझे बंदूक दिला दे मैं भी लड़ने जाऊँगा, इन नन्हे मुन्ने हाथों से दुश्मन को मार भगाऊंगा। बहुत सारे उदाहरण है, ये लिख लेना, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। देखिए विभक्ति दोस्तों, विभक्ति से क्या होगा, आपके सामने 2 अंक मिलने वाले हैं, 2 अंक मिलने वाले हैं, तो 6 6 12 और 2 14 हो गए, है ना, 14। अब देखिए विभक्ति में क्या करोगे दोस्तों, इसे याद कर लेना। देखिए इसको, है ना, आत्मनेपद वचन और व्यक्ति पूछेगा तो पंचम व्यक्ति और द्विवचन है, ठीक है ना। और एक याद कर लेना, नवासु में तो क्या है, नवासु में दोस्तों याद करना, इसमें क्या है, नवासु में द्वितीय व्यक्ति और बहुवचन है, ठीक है ना। और एक ये याद कर लेना, नामने में क्या, चतुर्थी एक वचन है, ठीक है ना। अब देखिए नाम में क्या है दोस्तों, षष्ठी और बहुवचन है, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना। अब एक याद कर लेना दोस्तों, आत्मानी में क्या है, तो षष्ठी और बहुवचन है। नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक। देखिए शब्दों में क्या है, सूक्ष्म अंतर, शब्दों में अंतर होता है ना, उन पर 2 भी अंक मिलेंगे, तो इसे याद कर लेना। कौन कौन से करोगे अभी मैं बताता हूँ, इसे याद करना। देखिए दोस्तों एक होता है अपेक्षा और एक होता है उपेक्षा, इनमें क्या अंतर होता है, इनमें क्या अंतर होता है ना, उपेक्षा और उपेक्षा में क्या अंतर होता है, ठीक है ना, इन्हें करना याद। देखिए अपेक्षा और उपेक्षा में अंतर क्या होता है, और अपेक्षा में अंतर क्या होता है। देखिए अपेक्षा मानी होता है तुलना
और उपेक्षा मतलब होता है अवहेलना करना, ठीक है ना। तो इसे याद कर लेना। श्रवण और श्रवण मंत्र क्या होता है, तो श्रवण का मतलब होता है कान, है ना। श्रवण मतलब सुनता है, और श्रवण का मतलब होता है बिच्छू, क्या होता है बिच्छू, है ना। और एक याद कर लेना, वसन और व्यसन में क्या अंतर होता है, तो वसन मानी कवच होता है और व्यसन मानी भोजन होता है, ठीक है ना। ये है इसका राइट आंसर, ये वाले का वाले क्या वाले, ठीक है ना, गा वाले, ठीक है। अब देखिए एक होता है अंशु और अंशु। अंशु और अंशु में क्या होता है, अंशु मतलब एक अंशु होता है भाग, और अंशु जहाँ मात्रा लगी होगी तो उसका क्या होता है, किरण, ठीक है ना। याद कर लेना इसको। तो दोस्तों अच्छा लगा वीडियो को तो लाइक और शेयर कर देना। मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाऊंगा, अब 5-6 टॉपिक रह गए उसे मैं दूसरे दिन कवर कर दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास इतना नेट नहीं है और यही वीडियो कम से एक दिन हम पहुँचेगी, ठीक है ना।